हमारे देश का जो नेताओं ने हाल किया है उसकी जानकारी चाहे आपको हो या ना हो, पर इस बंदे को बहुत ज़्यादा, और सच कहूँ तो यार इससे ज़्यादा नॉलेज मुझे नहीं लगता नेताओं के बारे में किसी और को होनी चाहिए। क्योंकि जो नेताओं का क्रिमिनल कैरेक्टर होता है ना, उसको ये बाईफेस कर रहे हैं। मतलब कि ऐसे समझ लीजिए, आप डरते होंगे भले ही किसी नेता से, किया अगर किसी नेता का प्रेशर आया तो मैं क्या करूँगा या किसी भी तरह से, पर इस बंदे ने नेताओं के बारे में जो जो बात कही है वो एक एक बात सच है। अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो ये खुद वीडियो आप देखिए। ये इनका कहना है कि भारत के जितने भी जो नेता हैं ना, सबका कैरेक्टर जो है कहीं ना कहीं पर क्रिमिनल बेसिस है। उन सब के ऊपर कहीं ना कहीं ऐसी एफआईआर नहीं है कि किसी ने इल्ज़ाम लगा दिया लो एफआईआर हो गई। ये वो एफआईआर है जिनमें पुलिस गई है, उसे आई विक्टिम मिले हैं, उन विक्टिम का जो है रिपोर्ट उन्होंने लिया है, उनका बयान दर्ज करवाया है, और उसके बाद में पता चलता है कि हाँ ये नेता जो है क्रिमिनल है, और उसके बावजूद भी इन लोगों को टिकट मिल जाता है पार्टी से लड़ने का। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बस इसी के बारे में पूरी जानकारी ये दे रहे हैं, और ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, देखना ज़रूरी वीडियो। आपको अपने भारत की राजनीति के बारे में पता चल जाएगा कि किस तरह की राजनीति हो रही है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। जब सुप्रीम कोर्ट से भी इनकी अपील खारिज हो गई तो हमें वो देखने को मिला जो हमने कभी नहीं देखा था। ये सारी पार्टियां एक हो गई। जब हमारे देश की सिक्योरिटी की बात आती है, उरी अटैक हो गया, बालाकोट हो गया, या हमले वाली सिचुएशन बनती है, तब भी ये पार्टियां एक नहीं होती। लेकिन इस चीज़ के लिए ये सारी पार्टियां एक हो गई थी, और ये सारी चीज़ें एक ही जगह आके फंस जाती हैं। इंडिया के कानून के हिसाब से जब तक किसी भी आदमी के ऊपर फाइनल जजमेंट नहीं आता, तब तक वो बेकसूर है, और उसी चीज़ का फायदा उठता है। अगर कोई IAS-PCS की तैयारी कर रहा है और उसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, तो उसे ऑफर लेटर नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि क्लर्क की जॉब के लिए उसको दिक्कत आ जाएगी। लाखों कैदी ऐसे हैं जिन पर अभी जजमेंट नहीं आया है, जो अंडर ट्रायल है, उनको जेल में डाल रखा है। तो ये सारी चीज़ें जो एप्लीकेबल होती हैं सिर्फ पॉलिटिशियंस के लिए होती हैं, बाकी किसी के लिए नहीं। इतने बड़े सांसदीय क्षेत्र में पार्टियों के लिए इतना मुश्किल हो जा रहा है ऐसा कैंडिडेट ढूंढना जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। ADR की रिसर्च के हिसाब से क्रिमिनल कैंडिडेट के चांसेस 3 गुना ज्यादा होते हैं जीतने के क्लीन कैंडिडेट के मुकाबले। एक क्रिमिनल कैंडिडेट मनी और मसल पावर का परफेक्ट कॉम्बो बन जाता है। पार्टी के लिए फंडिंग इकट्ठी करनी हो, सेल्फ फाइनेंसिंग, ब्लैक मनी, कैंपेनिंग के लिए फाइनेंस इकट्ठा करना हो, हर एक चीज में माहिर होते हैं। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज की ये पहली पसंद बन जाती है। पहले लोग इतनी डिमांड में नहीं थे, पहले वही भीड़ इकट्ठी करना, बूथ कैप्चरिंग, इन्हीं सब चीज़ों तक ये लोग लिमिटेड थे। लेकिन ये जैसे जैसे इनकी वर्सेटैलिटी बढ़ती गई, ये पॉलिटिकल पार्टीज की पहली पसंद बनते गए। यार पार्टीज की मजबूरी तो समझ में आती है, लेकिन कास्ट और सिस्टम फेलियर की वजह से लोगों की भी मजबूरी बन जाती है इनको वोट देना। आज की डेट में यार FIR करने के लिए भी आपको जुगाड़ की जरूरत होती है, लेकिन वहीं अगर आप अपनी कास्ट वाले नेता के पास जाओगे तो आपका काम हो जाएगा। थोड़ा बहुत आपका हिसाब किताब देखेगा, आपका काम कर देगा वो। तो ये जो सिस्टम कमजोर है, ये मजबूर करता है लोगों को इन लोगों को वोट देने के लिए, और ये लोग पूरा ध्यान रखते हैं कि ये सिस्टम कभी स्ट्रांग ना हो। अगर तुम क्लोजली ऑब्जर्व करो तो हर नेता यही तो समझाने की कोशिश कर रहा है कि सिस्टम सारा खराब है, सिस्टम में ये कमियां हैं, और मैं तुम्हें इस सिस्टम से बचा लूंगा। और गरीबों के हक के लिए लड़ते 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 वो खुद अमीर हो जाता है। यार जीतने का एक सुपर हिट फॉर्मूला है। एक एरिया डिसाइड करो, उस एरिया की कास्ट कैलकुलेशन कर लो, जो कास्ट मेजोरिटी में है उसका रॉबिन हुड टाइप या एक बाहुबली टाइप एक नेता खड़ा कर दो। जो सिस्टम काम नहीं कर पा रहा है वो काम तुम करने लगो, लोग तुम्हें वोट देने लगेंगे। इन केस अगर कोई ज़्यादा होशियार बन रहा है या लोगों में ज़्यादा समझ आ गई है, तो एक छोटा सा दंगा करा दो, लोगों की मजबूरी बन जाएगा तुम्हें वोट करना। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज CMS, इसके हिसाब से लास्ट लोकसभा जो 2019 का था, उसमें 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व था। पूरे वर्ल्ड में इंडिया सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करता है इलेक्शन में, USA से भी ज़्यादा। तो यार तुम्हें क्या लगता है, इतना पैसा खर्च करके कोई जब आएगा तो वो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं देखेगा? ऐसे ये सारी पार्टीज आपस में कितना लड़ती रहती हैं, कितने वैचारिक मतभेद हैं इनके आपस में, लेकिन जब भी ट्रांसपेरेंसी इन पार्टी फंडिंग की बात आती है, ये सब लोग एक जैसा राग अलापते हैं। ये लोग कभी भी पार्टी फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी आने ही नहीं देंगे। एक बार जब ये लोग पावर में आते हैं ना, तो पूरा का पूरा सिस्टम इनके हिसाब से चलता है, और जो पुलिस वाले इनके हिसाब से नहीं चलते ना, उनका ट्रांसफर हो जाता है। 144 पुलिस ऑफिसर्स 1 लाख लोगों की सिक्योरिटी देख रहे हैं, और जब हमारे नेताओं की बात आती है तो 47,000 पुलिस वाले 14,842 नेताओं को सिक्योरिटी दे रहे हैं। अब बाहुबलियों को क्या जरूरत है सिक्योरिटी की? कभी किसी क्रिमिनल को देखा है जिसके आगे पीछे IAS-PCS पुलिस वाले जी हजूरी कर रहे होते हैं? बहुत ही वर्स्ट सीन होता है वो। हर साल रिपोर्ट्स आती हैं कि 75% से भी ज्यादा लोगों को पुलिस पे भरोसा ही नहीं है।
इंडिया एक इकलौती ऐसी जगह है जहां पे पुलिस को देख के इंसान सेफ फील करने की बजाय डरता है। एक 15 साल के बच्चे तक को पता है कि आईपीएल में सट्टा लगाने के लिए किसके पास जाना है, लेकिन हमारी पुलिस को नहीं पता। और ये सारा सिस्टम, ये जो वीक सिस्टम है, हमारे नेताओं को बहुत सूट करता है, क्योंकि जिस दिन ये स्ट्रांग हो गया तो इन सब की दुकानें बंद हो जाएंगी। इंडिया की 65% आबादी 35 की एज से नीचे है। जो हमारा लोकसभा है उसकी एवरेज एज है 54 और राज्यसभा की एज 63.5 है। एक दो केस अगर छोड़ दें तो आम आदमी के लिए पॉलिटिक्स में घुसने का रास्ता नहीं है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना टॉप 10 यंग पॉलिटिशियंस, तो एक भी नाम उसमें ऐसा नहीं होगा जिसका कोई फैमिली से पॉलिटिकल कनेक्शन ना हो। आज़ादी के बाद से 0.5% से भी कम पॉलिटिशियंस ने अपने बच्चों को आर्मी में भेजा है। वहां नहीं भेजते ये लोग। हम लोग इनसे मैनिफेस्टो में डिमांड ही कहाँ करते हैं। हम तो बस रिलीजियस मुद्दे देखते हैं मैनिफेस्टो में और खुश हो जाते हैं। इंडिया ने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम अडेप्ट किया और उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है शैडो कैबिनेट, वो हमने छोड़ दी। इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है और ये लोग हमें पता लगने भी नहीं देते। तो इसमें होता यह है कि अगर मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री का ही एग्जाम्पल लूँ तो जो भी रूलिंग पार्टी का फाइनेंस मिनिस्टर है उसके पैरेलली एक ऑपोजिशन का भी फाइनेंस मिनिस्टर असाइन हो जाएगा, और जो रूलिंग पार्टी का फाइनेंस मिनिस्टर है उसकी एक्टिविटीज को ऑपोजिशन का फाइनेंस मिनिस्टर लोगों तक पहुंचाएगा। और इसी तरीके से हर डिपार्टमेंट में होता है और लोगों के लिए बड़ा बेनिफिशियल रहता है क्योंकि छोटे से छोटे काम के लिए हमारे इंडिया में बहुत सारी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व रहती हैं, तो एक्चुअल में किस नेता की गलती है पता ही नहीं चल पाता है। इस तरीके के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो हम लोगों को पार्टी से मैनिफेस्टो में डिमांड करने चाहिए, क्योंकि हम लोग तो हमेशा मंदिरों और मस्जिदों के लिए ही लड़ते हैं। ये सारी चीजें एकदम से तो सही हो नहीं जाएंगी, लेकिन एक चीज हमारे हाथ में है कि यार हम कम से कम किसी क्रिमिनल को तो वोट ना दें। और ऐसा तो होता नहीं कि सारे के सारे लाइन से क्रिमिनल ही खड़े हो जाते हैं। हमें बस इतना करना है कि जो भी कैंडिडेट क्रिमिनल है हमें बस उसे वोट नहीं देना है, भले ही वो हमारी फेवरेट पार्टी का हो, भले ही वो हमारी कास्ट का हो। बस एक दो बार हमें ऐसे करना है, फिर इन लोगों को टिकट ही मिलना बंद हो जाएगा पार्टियों से। जितनी रिसर्च हम अपना मोबाइल फोन खरीदने में करते हैं ना, उसकी 10% रिसर्च भी अगर हमने अपने कैंडिडेट के बारे में कर ली तो ये क्रिमिनल जितने भी हैं पार्लियामेंट में नहीं दिखेंगे, ये वहीं दिखेंगे जहां इनको होना चाहिए। लास्ट में एक ही क्वेश्चन पे मैं इस कॉन्वर्सेशन को एंड करूंगा कि पॉलिटिक्स अगर समाज सेवा है तो सैलरी क्यों, और अगर नौकरी है तो एग्जाम और क्वालिफिकेशन क्यों नहीं।